नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, सरफेस द्वारा सब्जेक्ट पर ऑब्जेक्ट पर लगाया गया फोर्स जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है उसे हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। सो इसको हम एन या आर से डिनोट करते हैं। जैसे कि अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस की बात करें, अब ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि ये सरफेस द्वारा जो है ऑब्जेक्ट पर लगाया गया फोर्स ही होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। हॉरिजॉन्टल सरफेस की बात करें तो यदि ब्लॉक का मास m है तो वो कैसे लगेगा, n इज इक्वल टू m इंटू जी। लेकिन हर सिचुएशन में mg नहीं होता है। अगर हम वहीं पे इंक्लाइंड प्लेन की बात करें तो यहाँ पे जो है एंगल भी वर्क करेगा, थीटा भी वर्क करेगा। तो यहाँ पे जो ये नॉर्मल फोर्स है वो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, mg इंटू कॉस थीटा। जब कोई एडिशनल वर्टिकल फोर्स नहीं हो तो ये हो जाएगा mg cos थीटा। अब बात करते हैं फ्रिक्शन की। तो जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में होती है और रिलेटिव मोशन या रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी का विरोध करने वाला फोर्स ओरिजिनेट होता है तो उसे फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन हमेशा जो है वो रिलेटिव मोशन या टेंडेंसी ऑफ मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही होता है। अब एक बात समझिए, फ्रिक्शन फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो मोशन के, रिलेटिव मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, सरफेस जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। तो अगर एक सवाल आता है, इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किस चीज को अपोज करता है। अगर ये आया कि मोशन को अपोज कर रहा है और ऑप्शन में जो है रिलेटिव मोशन भी लिखा है तो आप रिलेटिव मोशन को जो है वो टिक लगाएंगे, ना कि मोशन को। अब यहाँ पे जो है मैंने एक छोटा सा सेटअप अपना तैयार किया, यहाँ से समझाती हूँ मैं आपको कि फ्रिक्शन फोर्स जो है कैसे आपको याद रखना है। ये रहा, ये ब्लॉक बनाया हुआ एक मैंने, और ये जो है अगर मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है ब्लॉक का तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ही लगेगा। ये तो नॉर्मल फोर्स हो गया जो कि हर एक बॉडी पे अप्लाई होगा ही अगर वो सरफेस के कॉन्टेक्ट में आ रहा है तो। और ये जो है ये वेट फोर्स है, मतलब फोर्स ये जो है वेट है, इसका फोर्स क्या हो जाएगा, mg। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन और फिर हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक, जिसे हम डायनेमिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है कि जब बॉडी सरफेस के कांटेक्ट में हो लेकिन मूव नहीं कर रही हो तो उसे हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। सरफेस के कांटेक्ट में जरूर है बॉडी लेकिन मूव नहीं कर रही है तो उस दौरान जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस टाइम पे भी काम करेगा, लेकिन वो कैसे काम करेगा, बिल्कुल मैक्सिमम रेंज में काम करेगा वो। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो होगा एफ मैक्सिमम बराबर म्यू एस इंटू में एन, एंड एन इज व्हाट, एन इज अ नॉर्मल फोर्स। सो वेयर म्यू एस जो है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है ये। काइनेटिक फ्रिक्शन और जिसे हम डायनेमिक फ्रिक्शन भी कहते हैं वो क्या होता है कि जब बॉडी सरफेस पर स्लाइड कर रही हो, जैसे अभी हमने स्लाइडिंग सरफेस दिखाया था आपको पीछे। सो एफ के बराबर ये जो है काइनेटिक फ्रिक्शन बराबर क्या हो जाएगा, म्यू के इंटू में एन, और म्यू के क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो वो हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो जनरली म्यू के, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जनरली म्यू के जो है ना वो लेस देन होता है म्यू एस से। मतलब ये जो म्यू के है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो हमेशा ही बड़ा होता है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन से। ये याद रखना है आपको। काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, ये हमेशा याद रखना है। लॉज ऑफ फ्रिक्शन। सो ड्राई सर्फेसिस के लिए अप्रोक्सीमेटली क्या क्या लॉज लग जाते हैं फ्रिक्शन में, तो फ्रिक्शन कॉन्टेक्ट एरिया पर बहुत अधिक डिपेंड नहीं करता है अगर हम बात करें ड्राई सर्फेसिस के। दूसरी बात, फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होता है अगर हम बात करें ड्राई सर्फेसिस के। तो जितना नॉर्मल रिएक्शन होगा उतना ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो लगेगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन सरफेसिस ऑफ नेचर पर डिपेंड करता है। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो सरफेस का नेचर क्या है, कैसा सरफेस है वो उस पर डिपेंड करता है। काइनेटिक फ्रिक्शन जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है, ये मैंने अभी आपको बता दिया कि काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, हमेशा ही लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगा। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है अब ये पढ़ते हैं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के समय नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट रिएक्शन के बीच एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है जिसे हम क्या बोलते हैं, फाई कहलाता है। तो टेन फाई बराबर म्यू हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो एंगल ऑफ रिपोज जो है वो इंक्लाइंड प्लेन का वह मैक्सिमम एंगल है जिस पर बॉडी जस्ट स्लाइड करना शुरू ही करती है। तो एंगल ऑफ रिपोज वही कहलाता है और इसे हम हमेशा थीटा से डिनोट करते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हमने फाई से डिनोट कर रहा है और इसको हम हमेशा थीटा से डिनोट करते हैं। तो टेन थीटा बराबर म्यू, चीजें वही है, खाली एंगल्स जो है वो डिफरेंट है। ये एंगल ऑफ रिपोज हो गया, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो गया। इसलिए थीटा बराबर रिपोज जो है, मतलब कि एंगल ऑफ जो रिपोज है बराबर जो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है, थीटा बराबर फाई। सो एंगल ऑफ रिपोज इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन।
फ्रिक्शन का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, जनरल चीज़ है ये। तो फ्रिक्शन हमेशा यूजफुल नहीं होती है। अगर हम यूजफुल की बात करें उसके बाद इनकी लिमिट्स की भी बात करेंगे कि क्या क्या इनके डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो अगर यूजफुल फ्रिक्शन की बात करें तो वॉकिंग में हेल्प करता है, राइटिंग में हेल्प करता है, ब्रेकिंग में हेल्प करता है, टायर रोड इंटरेक्शन में हेल्प करता है, होल्डिंग ऑब्जेक्ट्स में हेल्प करता है फ्रिक्शन फोर्स। और जो हार्मफुल फ्रिक्शन है वो क्या क्या है, तो वो है मशीन्स में एनर्जी लॉस कर देना, वियर और टीयर वगैरह जो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करना, हीटिंग में हो जाना, आप ये कह सकते हो हीट अप हो जाना। और फ्रिक्शन कम करने के लिए क्या क्या चीजें हम उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, तो लुब्रिकेशन करते हैं, लुब्रिकेंट्स का यूज करते हैं, बॉल बियरिंग के हेल्प से जो हम चीजों को मैनेज करते हैं, पॉलिशिंग, और इन सब का यूज जो है वो किया जा सकता है फ्रिक्शन फोर्स को कम करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रेविटेशन। मैकेनिक्स के ये सारे टॉपिक्स है। ग्रेविटेशन की अगर हम बात करें तो यूनिवर्स में प्रत्येक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करती है, ये हम सब जानते हैं। तो न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि F इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू M1 इंटू M2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे M1 और M2 जो है वो मासेस हो गए, R जो है वो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स हो गए, इन दोनों मास के सेंटर के बीच का डिस्टेंस हो गया, ये दोनों, ये हो गया R। ठीक है, एंड G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। अब वैल्यू ऑफ G आपको याद रखना है, विच इज सिमिलर टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, तो अर्थ की सरफेस पर लगने वाली जो ग्रेविटी होती है उसे हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह देते हैं। सो अर्थ के सरफेस पे स्मॉल जी को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, किसके सिमिलर बता रहे हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी आपको याद रखना है। रिलेशन क्या क्या होता है स्मॉल जी और कैपिटल जी में, तो एक तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और ये क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। सो स्मॉल जी इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपॉन में आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर। सो एम यहाँ पे जो एम है ये है मास ऑफ अर्थ, आर जो है वो है रेडियस ऑफ अर्थ। अब आते हैं मास और वेट में डिफरेंस समझते हैं। मास क्या होता है, जो मैटर की क्वांटिटी को बताए, जहां पे कि मास को हम ये कह सकते हैं कि कांस्टेंट हो जाता है, कहीं भी चेंज नहीं होगा, ऐसा यूनिट होता है केजी। वहीं पे जो वेट है वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है, और इसका ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगता है, हमेशा वेट बराबर एम इंटू जी, मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऐसा यूनिट इसका जो है हमेशा न्यूटन होता है वेट का। मास लोकेशन बदलने पर नहीं बदलता, लेकिन वेट जो है जी के बदलने पर बदल सकता है, इसीलिए अर्थ और स्पेस में जो वेट है उसका डिफरेंस काफी ज्यादा देखने मिलता है। वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट, हाइट के साथ जी कैसे वेरी करता है, तो अर्थ की सरफेस से हाइट h पर जब भी हम ग्रेविटी देखें या स्मॉल जी को देखें तो हमेशा कुछ इस तरीके से दिखेगा, स्मॉल जी एच मतलब कि एक पर्टिकुलर हाइट पे बराबर जी इंटू आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। जब एच जो है वो काफी काफी लेस होता है आर से, मतलब कि रेडियस ऑफ अर्थ से। उसके बाद जी एच जो है वो सिमिलर होता है G1 माइनस 2H अपॉन में आर स्क्वायर। तो कुछ अच्छा, ये एक चीज जो है ये आपको ध्यान से देखना है। यहाँ जो है ये अर्थ के सरफेस पे अगर हम हाइट पर, मतलब अर्थ के सरफेस की हाइट पर अगर कोई चीज है तो ये वाला फॉर्मूला लाई करेगा, और अगर h जो हाइट है वो लेस देन हो, बहुत बहुत ज्यादा छोटा हो, हाइट जो है बहुत छोटी हो रेडियस से, रेडियस ऑफ अर्थ से, तो ये वाला फॉर्मूला लाई करेगा। जी एच इज सिमिलर टू G1 माइनस 2H अपॉन में आर। इसका क्या मतलब है कि हाइट बढ़ने पर जी घटता है, हाइट जैसे ही बढ़ती है तो जी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ, डेप्थ के साथ कैसे वेरी करेगा जी, तो वो कुछ इस प्रकार से वेरी करेगा। अर्थ के अंदर डेप्थ डी पर अगर जाएगा तो ये वाला फॉर्मूला लाई करेगा, जी डी बराबर G1 माइनस डी अपॉन में आर। अगर सेंटर पे होगा तो सेंटर पे देखिए जो डेप्थ है ये किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ के, तो इसलिए यहाँ पे जो जी है, यहाँ पे जो जी है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, कैसे 0 हुआ ये, कैसे 0 हुआ ये, तो आपको अभी देखा आपने कि डेप्थ किसके बराबर हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो गया, और अगर ऐसे होगा तो जी जो है वो 0 हो जाएगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, तो मास m को अर्थ की सरफेस से हाइट h तक उठाने पर छोटे हाइट के लिए u इज इक्वल टू क्या हो जाता है, mgh। तो जनरल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू माइनस जनरल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी u इज इक्वल टू माइनस G m अपॉन में r। नेगेटिव साइन बताता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव है, और जीरो पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पर
लिया गया है। ये जो नेगेटिव साइन है इसका अभी आपने जो देखा है वो यही चीज बताता है। अब हम बात करते हैं एस्केप वेलोसिटी की। तो किसी बॉडी को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से कंप्लीटली बाहर निकलने के लिए मिनिमम वेलोसिटी जो है वो चाहिए होती है, विच इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। तो वी ई को हम कैसे दिखाएंगे, दिस इज एस्केप वेलोसिटी, एंड उसको हम कैसे दिखाएंगे, अंडर रूट में 2gm अपॉन में r, जिसे हम वी ई बराबर अंडर रूट 2gr। एस्केप वेलोसिटी जो है हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। किसी भी तरीके का डाउट क्वेरीज हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी जो है और आगे का सिलेबस जो है हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 2 में लाएंगे। तब तक के लिए आप ये जो पार्ट 1 है उसे अच्छे से देखिए और अच्छे से जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करिए और रिवाइज करिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड प्लेलिस्ट बना दूंगी मैं, उस प्लेलिस्ट में जाके आप सारे पार्ट्स जो है वो देख सकते हैं वन बाय वन। थैंक यू सो मच।